ईरान में चल रहे संघर्ष को लेकर पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्ते सुरक्षित और खुले रहने चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की भी निंदा की। इधर ईरान मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 देशों के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस बीच जंग में यूएई भी शामिल हो सकता है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक शुक्रवार को 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान के 3 इलाकों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए और कई घंटों तक चले। हमलों में अराक और यज़्द जैसे अहम इलाके शामिल थे। इजराइल ने दावा किया कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें हथियार बनाने वाली सैन्य इंडस्ट्री, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जगह शामिल थी। वहीं ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन दागे। हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। इजराइल, अमेरिका और ईरान संघर्ष में अब हूती विद्रोही भी शामिल हो गए। यमन से 2000 किलोमीटर दूर बेरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे इजरायली एयर डिफेंस ने हवा में नष्ट किया। कोई हताहत नहीं हुआ। मौजूदा युद्ध में यह पहला हमला माना जा रहा है। हूती समूह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये कार्रवाई क्षेत्र में हो रहे हमलों के जवाब में है। अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। वहीं यूएई में इंटरसेप्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 5 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी बीच में मजाक में हॉर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया, फिर इसे गलती बताते हुए हंस पड़े। Be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me. I'm so sorry. उन्होंने दावा किया कि ईरान में अब भी 3554 टारगेट बचे हैं और अमेरिका इन्हें जल्द खत्म कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान कमजोर हुआ है। वही ट्रंप ने इसे युद्ध नहीं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बताया, क्योंकि युद्ध के लिए संसद की मंजूरी जरूरी। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने अपनी घातक टॉमहॉक मिसाइलों का भारी इस्तेमाल किया है। पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने कुल स्टॉक का करीब 1/4 हिस्सा खत्म कर दिया है। 34 करोड़ रुपए की एक टॉमहॉक मिसाइल बनाने में लगभग 2 साल का समय लगता है। अमेरिका की सालाना उत्पादन क्षमता केवल 600 मिसाइल बनाने की है। मिसाइलों की भारी कमी को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। जापान के साथ मिलकर मिसाइल बनाने की डील भी अभी तक अटकी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अमेरिका के मुकाबले 5 गुना तेजी से हथियार बना रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य और औद्योगिक ताकत अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिका के लिए अपने सहयोगियों की मदद करना मुश्किल होगा। अब अमेरिका को अपनी रक्षा नीति और विदेशी गठबंधनों। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी बालन शाह के प्रधानमंत्री बनने के 1 दिन बाद की गई है। उन्हें पिछले साल हुए जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान कथित लापरवाही के मामले में अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक ओली को भक्तपुर स्थित उनके घर से और लेखक को सूर्य विनायक से पकड़ा गया। दोनों को मेडिकल जांच के बाद काठमांडू के महाराजगंज स्थित आर्म्ड पुलिस फोर्स बटालियन में रखा जाएगा। ये कार्रवाई एक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसकी अगुवाई पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की ने की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारियों को पहले से चेतावनी मिलने के बावजूद हालात संभालने में गंभीर चूक हुई। इस हिंसा में 77 लोगों की मौत हुई थी और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट लागू करने के फैसले के बाद ये कदम उठाया गया। गिरफ्तारी के दौरान काठमांडू घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जाहिरुद्दीन स्वापन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, आईपीएल का प्रसारण करने के लिए किसी भी चैनल ने हमसे संपर्क नहीं किया। हम खेल में राजनीति को नहीं मिलाना चाहते। हम इसे व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे और अगर कोई चैनल आईपीएल का प्रसारण करने के लिए आवेदन करता है तो हम उस पर पॉजिटिव रूप से विचार करेंगे। इससे पहले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने टूर्नामेंट पर रोक लगाई थी। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के बीच मुस्तफिजुर को हटाने की मांग उठ रही थी। इसके बाद बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाया और मुस्तफिजुर को बाहर करने का आदेश दिया। बोर्ड के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया।
कोलकाता ने आईपीएल ऑक्शन में मुस्तफिजुर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नोएडा से जुड़े अंधविश्वास का जिक्र भी मंच से किया। जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। अभी फेज 1 का उद्घाटन हुआ है, वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह भी मौके पर साफ नजर आया। भारत माता की, भारत माता की। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। सभी 4 फेज का काम पूरा हो जाने पर ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी फर्स्ट फेज में 3300 एकड़ में टर्मिनल और रनवे बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एंट्री के बाद 20 से कम मिनट में ही बोर्डिंग संभव हो जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंजन फेल होने के कारण विशाखापट्टनम से आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के पास पहुंचते ही सुबह 10:39 पर फ्लाइट का इंजन तेज वाइब्रेट हुआ और बंद हो गया। इसके बाद पायलटों ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगी। सुबह 10:53 पर फायर डिपार्टमेंट को इमरजेंसी कॉल मिलने पर रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी लागू की गई। एसओपी के तहत रनवे के चारों ओर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात किया गया। पायलट ने सुबह 10:59 पर एक इंजन की मदद से विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराया। इसके बाद सभी 160 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। इंडिगो के मुताबिक विमान की जांच जारी है और जरूरी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इससे पहले सरकार संसद में इंडिगो के 148 विमानों में बार-बार आई गड़बड़ी की सूचना दे चुकी है। वीआईपी और वीवीआईपी को ले जाने वाले नॉन शेड्यूल्ड विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। डीजीसीए ने कहा कि फ्लाइट क्रू पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाए ताकि सुरक्षा से समझौता ना हो। वीआईपी की जरूरत के नाम पर आखिरी वक्त में होने वाले बदलाव सीधे क्रू से नहीं, सिर्फ ऑपरेटर्स मैनेजमेंट के जरिए ही कराए जाएं। मौसम से जुड़े नियमों का पालन और क्रू के फैसले का सम्मान करना होगा। इसके साथ ही नई गाइडलाइन में ध्यान रखा गया है कि वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में पायलट थकावट का शिकार ना हो। अगर कोई नेता दबाव डालता है तो पायलट सीधे मना कर सकता है और उसकी जवाबदेही मैनेजमेंट की होगी। दरअसल 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से डीजीसीए ने वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर नियमों में बदलाव किया है।